हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पेयजल, रांची में स्थित हरमू नदी और गंगा कार्य परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयजल के बारे में। पेयजल हम किसे कहेंगे? आमतौर पर कोई भी जल जो हम पीने के उपयोग में लाते हैं उसे हम पेयजल कहते हैं। लेकिन क्या सभी जल जो हम पीते हैं वह पेयजल है? नहीं। किसी भी जल के पेयजल होने के लिए उसके कुछ मानक हैं। उन मानकों को पूरा करने के बाद ही उन्हें हम पेयजल कह सकते हैं। पेयजल का तात्पर्य है ऐसा जल जो हमारे पीने के योग्य है। पेयजल का मतलब हो गया ऐसा जल जो पीने के योग्य है, जो पीने के योग्य है। यदि इसे और विस्तार से हम बात करें, पेयजल का सीधा मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा जल जो पीने के योग्य है। यदि और विस्तार से हम बात करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जल जो पीने और खाना बनाने के योग्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेयजल कहेंगे। तो ऐसे कौन से जल को हम पीने के योग्य कह सकते हैं? क्या सभी जल को हम पीने के योग्य कह सकते हैं? इसके कुछ मापदंड हैं। वह मापदंड क्या है? जल को कैसा होना चाहिए? जल को स्वच्छ होना चाहिए। पीने का जो जल है वह स्वच्छ होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। यदि कोई जल स्वच्छ है तो वह रंगहीन भी होगा। तो पेयजल को स्वच्छ होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि उसे गंधहीन होना चाहिए। तो ऐसा जल जो स्वच्छ है, जो पारदर्शक है, जो रंगहीन है, जो गंधहीन है। इसके साथ साथ दो और महत्वपूर्ण बातों को पूरा करना चाहिए। वह क्या है? आवश्यक खनिज पदार्थ। आवश्यक खनिज पदार्थ ये उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। उचित मात्रा में आवश्यक खनिज पदार्थ उचित मात्रा में होना चाहिए। और सबसे अंत में हमें यह भी देखना होगा उसमें बीमारी पैदा करने वाले कोई सूक्ष्म जीव मौजूद न हो। यानी ऐसा जल जिसमें सूक्ष्म जीव, कैसे सूक्ष्म जीव? तो बीमारी पैदा करने वाले, बीमारी उत्पन्न करने वाले न हो। तो इस तरह से पेयजल के ये मापदंड है कि पहला तो बात हम ये कहेंगे कि ऐसा जल जो पीने के योग्य है उसे हम पेयजल कहेंगे। अब कौन सा जल हमारे पीने के योग्य है? तो पहला, वह जल स्वच्छ होना चाहिए। वह जल यदि स्वच्छ होगा तो वह पारदर्शक भी होगा और साथ ही साथ वह रंगहीन भी होगा, यानी उसका अपना कोई रंग नहीं होगा। उसे जिस भी बर्तन में हम रखेंगे वो उसी बर्तन के रंग का हो जाएगा। उसके बाद है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, मतलब उस जल को गंधहीन होना चाहिए। पांचवा, उसमें आवश्यक खनिज पदार्थ उचित मात्रा में मौजूद होना चाहिए। और सबसे अंतिम, उसमें बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जल को हम स्वच्छ जल कहेंगे, पेयजल कहेंगे और ऐसे जल को हम पीने के काम में लाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी भी पूरे विश्व में इतने विकास के बावजूद भी अभी भी पूरे विश्व में 25% आबादी ऐसी है, 25% आबादी ऐसी है जिसे स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं हो पाता है, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है।
पूरे विश्व में अभी भी 25% जनसंख्या ऐसी है, 25% आबादी ऐसी है जिसे पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है। अभी भी बहुत सारे घरों में लोग पीने के लिए बरसाती नलों के पानी या कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। ऐसे पानी को वह गर्म करते हैं, उसके बाद उसे छानते हैं और तब ठंडा कर उसे पीने के काम में लाते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में अभी भी पीने के स्वच्छ जल की भारी कमी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारे जल जो है, जल के जो स्रोत हैं वह काफी प्रदूषित हो गए हैं, इसलिए हमें जल के प्रति काफी सावधान होने की आवश्यकता है, काफी सतर्क होने की आवश्यकता है और हमें ऐसे जल को पीने में इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हम बीमारियों से संक्रमित न हो। इसके लिए शहरों में बहुत सारे वाटर फिल्टर आते हैं, शहरों में बहुत सारे वाटर फिल्टर आते हैं, या अभी विशेष वाटर फिल्टर जिसे हम लोग आरओ फिल्टर भी कहते हैं। आरओ फिल्टर, जिसे पूरा नाम यदि इसको हम कहें आरओ का तो रिवर्स ऑस्मोसिस कह सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो शहरों में बहुत तरह के वाटर फिल्टर उपलब्ध हैं, आरओ फिल्टर भी उसमें है और इन फिल्टरों का उपयोग करके वैसे जल जो पेयजल नहीं है, पीने के योग्य नहीं है, उन्हें पीने के योग्य बनाया जाता है वाटर फिल्टर और आरओ फिल्टर का उपयोग कर। यदि हम बड़े शहरों में चले जाएं तो बड़े शहरों में क्या होता है, जल आपूर्ति व्यवस्था है, वहां पर वाटर सप्लाई अरेंजमेंट है, जल आपूर्ति व्यवस्था है बड़े शहरों में। यहां पर क्या किया जाता है, पाइप के माध्यम से हर घर में जल सप्लाई की जाती है, जल की आपूर्ति की जाती है और ऐसे जगहों पर जल को पीने के योग्य बनाने के लिए, चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जल को पेयजल बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर छोटे फिल्टर से काम नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे जगहों पर क्या किया जाता है, या तो क्लोरीन या फिर विरंजक चूर्ण या फिर पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल कर ऐसे जल को जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है। जल आपूर्ति व्यवस्था में जलों में क्लोरीन गैस या विरंजक चूर्ण या पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल कर जल को बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है और उसके बाद ऐसे जल को घरों में आपूर्ति की जाती है। तो ये हमारे पेयजल की विशेषताएं हैं। यदि हम अपने प्रदेश झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो सभ्यता और संस्कृति है वह काफी प्राचीन काल से ही वह जल, जंगल और जमीन पर आधारित है। हमारे प्रदेश झारखंड की जो व्यवस्था है वो पुराने समय से, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बहुत पुराने समय से जल, जंगल और जमीन पर आधारित है। हम प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाते हैं जो वनों के प्रति हमारी जागरूकता को दिखाता है कि वन के प्रति हम कितने सचेत हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि हम जल महोत्सव जैसी भी चीज मनाएं और जिसके कारण जल के प्रति हमारी जागरूकता बढ़े। प्रकृति के द्वारा, चाहे वह जंगल हो, चाहे वह जमीन हो या वह जल हो, प्रकृति के द्वारा ये जो हमें उपलब्ध करवाए गए हैं ये काफी स्वच्छ और शुद्ध रूप में हमें उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन मनुष्य की गतिविधियां ऐसी है जिसके कारण हम इन चीजों को प्रदूषित करते जा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम इनके प्रति जागरूक हों। अब हम आगे बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में और वह केस स्टडी रांची स्थित हरमू नदी के बारे में हम देखेंगे। हरमू नदी, ये जो हरमू नदी है ये हमारे झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में स्थित है। हरमू नदी, यदि हम इसके उद्गम स्थान की बात करें तो हरमू नदी का उद्गम है, हरमू नदी जो हमारे झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित है और इसका उद्गम है
हरिडूका जो है वह हरमू नदी का उद्गम स्थान है। और रांची शहर की इसे हम लोग जीवन रेखा कह सकते हैं, लाइफ लाइन कह सकते हैं इसे हम लोग। रांची शहर का ये लाइफ लाइन है, यानी जीवन रेखा है। तो हम लोग यहाँ पर जल प्रदूषण और जल स्रोतों के प्रदूषण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जल प्रदूषण क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं और इस पर किस प्रकार हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसी पर एक केस स्टडी है हरमू नदी के बारे में। हरमू नदी जो कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची की जीवन रेखा मानी जाती है और इसका उद्गम है हरिडूका। कुछ वर्ष पहले हरमू नदी जो थी वह काफी प्रदूषित नदी बन गई थी। तभी वह रांची की जीवन रेखा मानी जाती थी और प्रदूषण के कारण इसकी स्थिति यह हो गई थी कि यह गंदे नाले के शक्ल में आ गई थी। यह हरमू नदी जो थी यह गंदी नाली के शक्ल में आ गई थी प्रदूषण के कारण। और साथ ही साथ हरिडूका में अवैध उत्खनन के कारण भी, हरिडूका में अवैध उत्खनन कार्य के कारण भी इसके उद्गम में भी काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर जो था वह काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन यहीं पर क्या हुआ कि कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, रांची शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा हरमू नदी की सफाई का प्रयास किया गया। उन लोगों ने हरमू नदी की सफाई का बीड़ा उठाया। कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया। और बाद में क्या हुआ, कई सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन, सरकारी और गैर सरकारी संगठन ये भी इस कार्य में शामिल हो गए। जब कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसका प्रयास किया गया, हरमू नदी की सफाई का प्रयास किया गया, तो बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल हो गए। और इनके प्रयास से यह हरमू नदी जो काफी प्रदूषित हो चुकी थी, काले नाले के शक्ल में आ चुकी थी, अब फिर से वह अपने मूल स्वरूप में, यानी फिर से वह स्वच्छ स्वरूप में आने लगी है। तो यह केस स्टडी जो है यह बताता है कि हमारे ही कारण, मनुष्य की गतिविधि के कारण ही हमारे जल स्रोत जो है वह प्रदूषित होते हैं। हरमू नदी का प्रदूषण इसका काफी अच्छा उदाहरण है। और फिर हमारे ही प्रयास से, यानी मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा ही इसके प्रदूषण पर नियंत्रण भी पाया गया। यानी यदि हम जागरूक हो जाएं, यदि हम जल प्रदूषण या किसी भी तरह के प्रदूषण के नियंत्रण के प्रति जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं। अब इसी से एक मिलता जुलता एक और उदाहरण हम देखेंगे गंगा कार्य परियोजना के बारे में। गंगा नदी जो कि भारत की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, यह गंगा नदी। और इस गंगा नदी के द्वारा पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत या केंद्रीय भारत, तो गंगा नदी जो भारत की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, और इस गंगा नदी के द्वारा पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और केंद्रीय भारत की जनसंख्या का पोषण किया जाता है। खेती के लिए, कृषि के लिए काफी मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जाता है और गंगा के जो मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान जो है वह माने जाते हैं खेती के लिए। इसलिए गंगा पवित्र नदी होने के साथ साथ भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भी यह पोषण करती है। लेकिन इसकी यही पवित्रता इसके प्रदूषण का कारण भी सिद्ध हो रही है। ऐसे तो हम लोग जान ही रहे हैं कि नदियों में जो प्रदूषण है, जो जल का प्रदूषण है, इसके बहुत सारे कारणों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हम लोग पढ़े थे औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में हम लोग जानते थे। औद्योगिक अपशिष्ट है जो नदियों को प्रदूषित करते हैं। घर से निकले हुए कचरे, घरेलू वाहित मलजल, घरेलू वाहित मलजल, कृषि रसायन या फिर घरों में हम और कुछ भी जैसे कि फिनाइल मिले हुए पानी वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो हम नाले में डाल देते हैं।
तो ये सब जो है ये हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। लेकिन जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो इसकी पवित्रता के कारण बहुत सारे कार्य जो है गंगा नदी में किए जाते हैं, जिनमें कुछ कार्य है शवों को जलाना, शवों को जलाना, जलाने के उपरांत बचे हुए, जलाने के उपरांत बचे हुए शव को नदी में डाल देना, नदी में प्रवाहित कर देना, प्रवाहित करना। तो ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके कारण हमारी गंगा नदी जो है वह बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी बन गई है। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, व्यापी कोष द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया और इसमें यह कहा गया कि विश्व की 10 प्रदूषित नदियों में, विश्व की सर्वाधिक 10 प्रदूषित नदियों में हमारी गंगा नदी भी है। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया और इसमें कहा गया कि विश्व की 10 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से हमारी एक गंगा नदी भी है और प्रदूषण के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। प्रदूषण के कारण हमारी जो गंगा नदी है, जो हमारी जीवनदायिनी नदी है, उसका अस्तित्व खतरे में है। और इसी के लिए, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए, इसके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, इसके प्रदूषण पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 1985 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई, जिस परियोजना का नाम है गंगा कारी परियोजना। गंगा कारी परियोजना जो सन 1985 ईस्वी में शुरू की गई और इसका काम है गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और इस परियोजना का नाम है गंगा कारी परियोजना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पेयजल, हरमू नदी और गंगा कारी परियोजना के बारे में हमने जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।